हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 17 है जिसमें हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल 1320 से 1325 तक था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए जो 1325 से 1351 तक था। फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 ईस्वी तक था। तुगलक शाह 1388 से 1389 तक था। अबू बकर 1389 से 1390 तक था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का कार्यकाल 1394 था, जो कि 16 दिन का ही कार्यकाल था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1413 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था, जो कि 94 साल तक था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था, जिसका कार्यकाल 94 वर्ष तक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक कार्यकाल था। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्की था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी का उपाधि धारण किया था। तो कौन सा था? गया तुगलक पहला सुल्तान था जिसने गाजी का उपाधि धारण किया था। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रो हबीब ने लिखा है, वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया था। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्म मियाना तरीक़-ए-इक़दाल कहा जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया था, जब वारंगल 1323 ईस्वी एवं पांड्य राज्य को जौना खान ने जीता था। दक्षिणी राज्यों में वारंगल तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खान के नेतृत्व में जाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। यह लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। तो गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो तुगलकाबाद में है और उसने खुद ही यह मकबरा का निर्माण करवाया था। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था। इसे उलुग खान की उपाधि प्राप्त थी। राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया है। सल्तनत काल में सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षक एवं योग्य विद्वान सुल्तान था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। इन्हें कुतलुग खान की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत: इसामी, द्वितीय यजीद, विधर्मी, रक्त पिपासु, बर्नी, सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों का मिश्रण। एल्फिंस्टन ने कहा था पागलपन का कुछ अंश था। उसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिलेलाही से खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबे एवं अन्य धातुओं के सिक्के के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर ले अच्छे से। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दीवान ए अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक भू राजस्व की दर 1/2 थी। रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है।
सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी हुई है। मोहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी का भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी थे साईं राज मंत्री, धारा दक्षिण का नायब वजीर, रतन सिंध का राज्यपाल था। मोहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया, जम्बू जी से भी वाद विवाद किया था, राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए थे। यह होली में भाग लेता था। यह पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सालार मसूद गाजी की दरगाह की जियारत की थी। हजरत नसरुद्दीन चिरागे देहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया था। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के 4 प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसका ट्रिक है दोड़ा साखू। दो आव में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का चलाया था। दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सोने का सिक्का दिनार चलाया था। चांदी का सिक्का अदली या टका चलाया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का, जिसकी सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? तो एडवर्ड टॉमस ने कहा है। और किसे कहा गया है धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए उसने एक अकाल संहिता बनवाई थी। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सौंदर्य भी प्रदान करते थे। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था जो कि 34 हुआ था, जिसमें 27 केवल दक्षिण में हुए। S.K. पांडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह हुए हैं। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसास्प ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया था। मुल्तान के सूबेदार बहराम आयबा 1327 से 1328 में हुआ था। उर्फ किरलू खां का विरोध ये स्वयं सुल्तान ने किया था। बंगाली में हाजी इलियास का विद्रोह सुल्तान शमसुद्दीन ने किया। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। सबसे पहला राज्य कौन था जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुआ था? तो बंगाल था। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1347 में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की। तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों में देखने को आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। वह 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाच एवं शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बरनी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था। इसने तारीखे फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक
तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 4/5 भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवाने नजर नामक विभाग का स्थापना की। सर्वप्रथम सोने के सिक्के पर कलमा किसने खुदवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खुदवाया था। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय में थी। सबसे ज़्यादा टकसालें किसके समय में थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थी। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा था। उसके भाई रज्जब का पुत्र था तथा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी बीबी जैला से उत्पन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दो बार मार्च 1351 में सिंध में तथा अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज तुगलक का वजीर मलिक मकबूल था। नायब वजीर मलिक राजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया था। इसका मूल नाम कुकनू या फूल था। मोहम्मद तुगलक ने इसे कावामुल मुल्क की उपाधि दी थी। फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। उसके समय में दोआब से 80 लाख टका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंच गया था। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए थे, जो कि खीरज थे, ज़कात थे, जजिया और खुम्स था। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था। सिंचाई कर 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। इतलाक एक प्रकार की हुडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने ही किया था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग तो दीवान ए बंदगान था, जो दासों के लिए था। दीवान ए खैरात था, जो दान विभाग था। और दीवान ए इस्तिकाक था, जो पेंशन विभाग था। लोक निर्माण विभाग था, जो भवन, सड़क तथा नहरों के निर्माण के लिए यूज होता था, जो नहरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होता था। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खाना भी खुलवाया था। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, आखिरीनपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। तो ये जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, इस सब का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह ने करवाया था। वुलजले हेग के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट ऑगस्टस के समान था। फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन याहा बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़े मुबारक शाही में है। फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल का आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी एवं एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज ने अशोक के टोपड़ा अम्बाला हरियाणा स्तंभ को दिल्ली मंगाकर फिरोज शाह कोटला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुश के शिकार के निकट स्थापित करवाया था। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू कर दिया था। फिरोज शाह की जीवनी लेखक शमसे सिराज अफीक है। दलाइले फिरोज शाही दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया है? तो फिरोज शाह को कहा है। और किसने कहा था? तो एल्फिंस्टन ने कहा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने
व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। फिरोज ने चांदी का सिक्का बिख तथा तांबे का सिक्का अद्धा चलाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संसगनी 6 जीतल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ, हस्तकनी, विस्त ओ, पंचकनी और विस्त 4 कन ध्वज दाकनी भी चलवाए थे। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया था। फिरोज के विषय में विद्वानों का मत है। हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने कहा है सल्तनत युग का अकबर कहा था। R.C. मजूमदार ने फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र के सिकंदर लोदी और औरंगजेब के अग्रगामी था। वुलजले हेग ने कहा राज्य का अपहरणकर्ता। बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है सच्चा मुसलमान शासक। सल्तनत काल में सिक्का का विनिमय अनुपात था सोना चांदी 1/10, चांदी तांबा 1/80। अब हम लोग परवर्ती तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नासिरुद्दीन मोहम्मद का वजीर था। मोहम्मद ने इसे मलिक उस शर्फ की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर की सकी राज्य की स्थापना की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे नसरुद्दीन शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन के समय में हुआ था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लंग तुर्कों की वर्साल नस्ल से संबंधित था। अब हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था, जिसमें खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन शाह थे। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत याहिया बिन सरहिंदी की तारीख़ मुबारक शाही में है। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रैयते आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान का मंत्रिमंडल वजीर मलिक तोहफा सहना व नायब दीवान राज्य सचिव मलिक दाऊद थे। अरीजे मुमालिक मलिक खैरुद्दीन थे। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ते हैं जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी जिसका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 साल तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोदी के समय में ही जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में बढ़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। बहलोल लोदी ने 4 टका के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोदी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। उसकी माँ जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गर्ज सिकंदरी में 39 खाने होते थे। सिकंदर लोदी खाद्यान्न पर चुंगी कर हटा लिया था। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। तो सिकंदर लोदी ने नागरकोट का ज्वालामुखी मूर्ति को तोड़ दिया और उसके टुकड़े को
कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। आगरा शहर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। गुलमुखी नाम से कविता सिकंदर लोदी ने लिखा था। इसने बोधन नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया कि वह हिंदू एवं इस्लाम धर्म को समान बताता था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध स्थल में लड़ते समय हो गया। प्रथम शासक मध्यकालीन इतिहास में सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ ने औषधि शाख के ग्रंथ का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ था। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनाया था। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहां का शासक विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया था। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। इसी कारण खातौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राणा सांगा का हाथ किस युद्ध में कटा था? तो मालवा के युद्ध में हुआ था। अब चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।